हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 9वीं की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है संचयन, जिसका पाठ नंबर 3 कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, जिसके लेखक हैं के विक्रम सिंह, उस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगी कि क्यों इस पाठ का नाम कल्लू कुमार की ऊनाकोटी रखा गया और इस पाठ के पीछे की स्टोरी क्या है। इस पाठ में लेखक ने अपनी त्रिपुरा यात्रा के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने त्रिपुरा के व्यक्तियों, धर्मों, दर्शनीय स्थल आदि का वर्णन किया है और हमें एक छोटे से राज्य त्रिपुरा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। तो आइए, लेखक ने सन 1999 के दिसंबर माह में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के लिए सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। तो लेखक 1999 ईस्वी में दिसंबर में कहाँ पर गए थे? त्रिपुरा में गए थे। और वहाँ पे क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ पे उन्हें एक टीवी की श्रृंखला बनानी थी, इसलिए ऑन द रोड शीर्षक से रिलेटेड मतलब जो खंड था उनको वो बनाना था और इसी सिलसिले में वो त्रिपुरा में गए थे। इस यात्रा के पीछे लेखक को जो बुनियादी विचार था वह त्रिपुरा की समूची जो लंबाई और आर पार जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा कर और त्रिपुरा के विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देना था। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। जो त्रिपुरा है वो हमारे जो भारत है, हमारे जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे छोटे जो राज्य होते हैं उनमें से एक है। इनकी जनसंख्या वृद्धि में 34% है और जो काफ़ी ऊंची है। यह राज्य बांग्लादेश की तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से भारत के 2 राज्य मिजोरम और असम उत्तर पूर्वी सीमा से सटे हुए हैं। तो जो ये राज्य है भारत की दोनों सीमाओं से घिरा हुआ है। एक तरफ मतलब कौन सा राज्य लगता है? असम लगता है और दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी सीमा है उससे अटैच है। सोनपुरा, बेलोनिया, सबरूम, कैलाश शहर त्रिपुरा के महत्वपूर्ण शहर हैं जो बांग्लादेश की सीमा के बिल्कुल करीब हैं। अगरतला सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ बांग्लादेश के लोगों की आवक बहुत ज़बरदस्त होती है। वहाँ पे जो बांग्लादेश के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। यह भारी लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है यहाँ पर कि मूल निवासी आदिवासियों की संख्या उनके मुकाबले में कम पड़ती जा रही है। मतलब बाहर से लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे विजिट करते हैं कि जो लोग मूल निवासी हैं उस राज्य के, उनकी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। बल्कि जो बाहर से जो गेस्ट आते हैं देखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एक दार्शनिक स्थल के नाम पर भी उस जगह को जाना जाता है, इसलिए लोग बाहर से उसको देखने के लिए आते हैं। और ऐसा क्या है जो लोग उसे देखने के लिए आते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। यही कारण है कि त्रिपुरा के आदिवासियों में संतोष है वो बढ़ता जा रहा है। लेखक ने पूरा अपनी जो यात्रा है उसका वृत्तांत सुनने से पहले 3 दिनों में चर्चा करते हैं। मतलब उनकी जो यात्रा है उसके हम फर्स्ट 3 डेज थे उनके बारे में आपको बताते हैं, जो अगरतला के बीते और अगरतला के इर्द गिर्द की शूटिंग की गई। मतलब उस राज्य के अगरतला जहाँ पे जगह थी वहाँ पर शूटिंग की गई थी। इस दौरान लेखक ने उज्जैन महल की चर्चा भी की, जो अगरतला का मुख्य महल है। तो अगरतला का मुख्य महल कौन सा था? उज्जैन महल। और लेखक ने अपने यात्रा वर्णन में उसका जिक्र भी किया है। वहाँ पर त्रिपुरा राज्य की विधानसभा बैठी है। लेखक ये बताते हैं कि त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। जब बाहर से लोग वहाँ पे आते हैं अधिक मात्रा में, तो जिनकी वजह से मूल निवासी और बाहरी निवासी होते हैं उनमें आपस में असंतोष फैल गया। ठीक है, और राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजाति और विश्व के सबसे बड़े धर्म का प्रतिनिधित्व मौजूद है। अगरतला के बाद लेखक टिलिया का मूरा का वर्णन करते हैं। यह एक लंबा कस्बा है। पहले उन्होंने अगरतला के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने टिलिया के बारे में बताया, जो कि एक बहुत लंबा कस्बा है जो विशाल गांव से ही है। यह लेखक की मुलाकात त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमतिया से हुई थी, जिन्हें सन 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था।
व टीलिया मुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात और एक गायक मंजू श्री दास से हुई थी। श्री दास त्रिपुरा की मोचियां जूते बनाने वालों का एक समुदाय का नाम था। तो इस समुदाय के लोग जूते बनाने के अतिरिक्त तमिलनाडु का निर्माण भी करते थे। मंजू श्री दास आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत में अपने वार्ड का वो प्रतिनिधित्व भी करती थी। उन्होंने लेखक के लिए 2 गीत भी गाए। तो जो हमारे लेखक हैं उनके लिए किसने गीत गाए थे? मंजू श्री ने, ठीक है। और वो क्या क्या काम करती थी? एक जूतों का उनका काम था, उसके साथ साथ वो अपने जो वार्ड थी नगर पंचायत उसका प्रतिनिधित्व भी करती थी, ठीक है। लेखक ने त्रिपुरा के प्राकृतिक दृश्यों की छटा का वर्णन करते हुए त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु का एक छोटा सा कस्बा है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे, सूर्य मनु के जाल में अपना सोना उड़ेल रहा था। मतलब उस नदी का जो दृश्य था वो इतना अच्छा था, ऐसे लग रहा था कि मानो जो सूरज की किरणें हैं उसमें सोना उड़ेल रही हैं। लेखक त्रिपुरा जिले के जब प्रवेश कर गए तो उन्हें वहाँ के लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक अगरबत्ती की बस की पतली सी को तैयार करने वाला घरेलू उद्योग का भी मुआवना किया। तो वहाँ पर मतलब उन्हें आइडिया लगा कि यहाँ पे लोग किस प्रकार से एक आम जो बिजनेस होता है, अगरबत्ती होती है, जो उनकी स्टिक्स होती हैं, उनके द्वारा मतलब तैयार कर कर उनका एक बिजनेस बनाया है उन्होंने, ठीक है। तो किस प्रकार लोग वहाँ पे निर्वाह करते हैं। बस के सिक्कों की अगरबत्तियाँ बनाने के लिए कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता था। तो वहाँ से अगरबत्ती बनाने के लिए यहाँ पे भेजा जाता था, ठीक है। और कर्नाटक और गुजरात 2 जगह पर वहाँ पे भेजा जाता था जिससे कि वो अगरबत्ती तैयार करते थे। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कलास शहर है जो बांग्लादेश की सीमा से काफ़ी करीब है। त्रिपुरा का स्थान का नाम उनकोटी है। उनकोटी क्यों था उनका नाम? उनाकोटी जो बोलते हैं वो क्यों पड़ा, ठीक है, जिसके बारे में लेखक कुछ भी नहीं जानते थे। और यहाँ पर लेखक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि उसका नाम उनकोटी क्यों पड़ा था, ठीक है। वहाँ एक कोटी का मतलब क्या था? वहाँ पर जो लेखक थे उन्हें एक विशेष जानकारी वहाँ के ज़िले के अधिकारियों से प्राप्त हुई थी। लेखक को वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोगों के द्वारा पता चला कि उसका नाम उनाकोटी क्यों पड़ा था। 1 कोटी यानी 1 करोड़ से 1 कम। 1 करोड़ से 1 कम ऐसी कौन सी चीज़ थी जो 1 करोड़ से 1 कम थी जिसकी वजह से उसका नाम उनाकोटी पड़ा था? दंत कथा के अनुसार उनाकोटी में शिव की 1 करोड़ से 1 कम मूर्ति है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है और पाल शासन के द्वारा 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों से यहाँ चहल पहल हो रही है। पहाड़ों को अंदर में काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियाँ बनाई गई हैं। एक विशाल चट्टान पर ऋषि भागीरथी की प्रार्थना पर सबर से पृथ्वी पर गंगा का आवरण के मिथक पौराणिक कथा का चित्रित करती है। गंगा के दहके से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए, इसलिए शिव को इसके लिए तैयार किया गया। वह गंगा माँ को अपनी जटाओं में उलझा लेता है और उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने देते हैं। शिव का चेहरा एक समोसे चट्टान पर बना था और उनकी जटाएं दोनों पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई थी। भारत में शिव की सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरे साल बहने वाला एक जल प्रपात पहाड़ों से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। तो आपने सुना होगा कि शिव की जो जटाएं हैं वहाँ से गंगा माँ का मार्गदर्शन है, गंगा माँ वहाँ से बहती है। तो यहाँ पे शिव जी का और गंगा माँ का आपस में कनेक्टेड दिखाया गया है कि उस राज्य में किस प्रकार से शिव की मूर्ति है उसका उद्घाटन हुआ था। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार था। तो वो जो मूर्ति थी वो किसने बनाई थी? कल्लू कुमार ने बनाई थी। और वो उसने क्यों बनाई थी? चलो आइए मैं आपको बताती हूँ। वह पार्वती का पक्का भगत था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। वो चाहता था कि वो उनके साथ में रहे, लेकिन पार्वती के जोर देने पर शिव कुल्लू को कैलाश ले जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन बात क्या थी, उनके बीच एक शर्त रखी गई और शर्त क्या थी कि एक ही रात में शिव की 1 कोटी मूर्ति बनानी होगी। अपनी धुन का पक्का कल्लू इस काम में जुट गया। लेकिन जब भोर मतलब जब सुबह हुई, मूर्तियाँ 1 कोटी से सिर्फ 1 कम थी।
तो वो पूरी रात बैठकर शिव की मूर्तियां बनाता रहा, लेकिन उसमें से 1 करोड़ में से 1 मूर्ति कम थी, जिसकी वजह से उनका नाम क्या पड़ा था? कल नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ाने का आधे शिव ने इसी बात का बहाना बना लिया। मतलब जो शिव थे वो चाहते थे कि किस प्रकार से मैं इसे पीछा छुड़ाऊं, इसलिए उन्हें एक बहाना मिल गया, क्योंकि वो अपनी मूर्ति बनाने में सक्षम नहीं हुआ, 1 मूर्ति कम थी, जिसकी वजह से जो शिव जी थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको वहीं पर उन्नाकोटी में ही छोड़ दिया और शिव शुभम स्वम क्लास चले गए। लेखक ने ऊपर की दंत कथा के आधार पर इस पाठ का शीर्षक कल्लू कुमार की उन्नाकोटी रखना उचित समझा। इस शीर्षक से त्रिपुरा के भौगोलिक, सामाजिक परिवेश तथा धार्मिक दंत की कथा का दृष्टिपात करने में सहायता मिलती है। जी हाँ, तो जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता चला कि जो कुल्लू कुमार की उन्नाकोटी पाठ है उसका नाम क्यों ऐसा रखा गया, उसके पीछे की कहानी क्या थी। तो यहाँ पे लेखक ने बताया अपनी यात्रा वृत्तांत में कि किस प्रकार से वहाँ पर मतलब कुल्लू ने शिव की मूर्तियाँ बनाने की जो उनके बीच में शर्त रखी गई थी और बनाने की ठानी थी, क्योंकि वो धुन का पक्का था, वो बनाना चाहता था, वो पार्वती के साथ में जाना चाहता था, इसलिए। लेकिन वो उनकी एक जो मूर्ति थी वो कम थी, और जो 1 करोड़ में से 1 मूर्ति कम, जिसका क्या मतलब था, उन्नाकोटी का अर्थ यही होता है कि 1 करोड़ से 1 कम। तो इस प्रकार से इस पाठ का नाम कुल्लू कुमार की उन्नाकोटी पड़ा। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको इस पाठ का जो सार है वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट एरिया में करके ज़रूर बताइए, और मैं आने वाले वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मेरी कुल्लू कुमार की उन्नाकोटी इसी पाठ के जो प्रश्न उत्तर होंगे अभ्यास के, उन पर मैं उसको बनाऊंगी। तो आप इसी प्रकार से मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।